अफ्रीका के नाबी रेगिस्तान को देखते हैं, जहां एक रिसर्च टीम पहुंची थी, जिसे यहां एक जगह का पता मिला था। सभी मानते थे कि यहां खजाना छिपा है। असल में ये लोग एक निजी कंपनी के लिए काम करते थे और रेगिस्तान में दबे खजानों या जीवों को खोजना था। इसलिए तीनों उस स्थान पर जाते हैं जहां उन्हें एक बड़ा अंडे जैसा पत्थर दिखाई देता है। जब पॉल पत्थर को हथौड़े से मारता है तो पत्थर टूट जाता है और उसमें से एक अजीब जीव निकलकर तीनों को मार देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और हमें शहर की एक लैब दिखाई जाती है, जहां जैक अपने साथी वैज्ञानिकों के साथ एक क्रू की मदद कर रहे थे, जो एक कमरे में फंसे हुए थे। उस कमरे का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला था, जिसे जैक कंट्रोल कर लेता है और जीव की जान बचा लेता है। फिर जैक का बॉस आता है और उसे फील्ड में जाकर कुछ टेस्ट करने का काम देता है। अगला दृश्य दिखाता है कि जैक उसी रेगिस्तान में पहुंचा है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। टैक्सी ड्राइवर जैक को उतार कर चला जाता है। यहाँ एक बूढ़ा आदमी छोटी दुकान में बैठा था। वह जैक को ठंडी ड्रिंक का कैन देता है, जिसे देखकर जैक खुश हो जाता है। अब जैक को लेने के लिए कमांडर कार आता है और उसे कंपनी के बेस ले जाता है। बेस के रिसेप्शन पर उसकी मुलाकात मिक्की से होती है। मिक्की जैक का पासपोर्ट देता है और उसका सामान चेक करता है, जिसमें उसे जैक की मशीन चार्ली मिलती है, जो एक ट्रैकर था और 2000 फीट नीचे तक पानी खोज सकता था। चेक इन के दौरान टस भी आ जाता है, जिसके पास एक मरा हुआ सांप था। अब जैक के अंदर जाने से पहले मिक्की को एक डायरी मिलती है, जिसे जॉन अपनी पैंट में रखता था। इसके लिए वह जैक के जॉन पर हमला उसे बेहोश कर देता है और डायरी लेकर निकल जाता है। कुछ देर जैक और मिक्की उन लोगों की तलाश में निकलते हैं जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था, जो यहाँ हीरे खोजने आए थे, और उनकी तलाश जारी। उन्होंने अपने ट्रक में बहुत सारा ईंधन बाल अब अपना फर्स्ट एड किट और अपनी बंदूक ट्रक में रखता है। इसके बाद हमें यहाँ 2 और नए किरदार मिलते हैं, जिनमें लड़की का नाम और लड़के का नाम कार्ट था। ये दोनों इस ट्रक के ड्राइवर थे। यात्रा शुरू करने से पहले एक बूढ़ा आदमी टाइटस को हड्डी के आकार वाला लॉकेट देता है, जिस पर डरावना खोपड़ी डिजाइन बना हुआ था। खैर, अब इनकी यात्रा शुरू होती है और हम देखते हैं कि जैक मिक्की की ओर आकर्षित होने लगा था। थोड़ी देर इस रेगिस्तान में भटकने के बाद मिक्की को उन लोगों का ट्रक दिखाई देता है। जब ये लोग अपने ट्रक से उतरकर आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ 2 इंसानी खोपड़ियाँ मिलती हैं। एक खोपड़ी में चाकू भी लगा हुआ था, जिसे देखकर कार्ल समझ जाता है कि यह पॉल का शरीर है। यहाँ सभी चौंक जाते हैं कि ये लोग सिर्फ 5 घंटे पहले ही मरे होंगे, तो इनके शरीर इतनी जल्दी कैसे गलकर सिर्फ खोपड़ी बन गए। मिक्की कहता है कि इसकी जांच के लिए पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन कार्ल को तीसरे आदमी पर शक था कि यहाँ सिर्फ 2 खोपड़ियां थीं, जबकि वहाँ 3 लोग थे, जिसका मतलब है कि तीसरे आदमी ने ही दोनों को मारा होगा। टाइटस सबको अपने पास बुलाता है। यहाँ इन्हें पैरों के निशान दिखते हैं, जिन्हें ये लोग फॉलो करना शुरू करते हैं, जबकि मैग्डा ट्रक में ही थी। आगे जाकर उन्हें पता चलता है उन्हें शुरुआत में सिर्फ 2 पैरों के निशान थे, लेकिन अब 4 निशान दिखाई दे रहे थे। तभी जैकल ट्रैकर एक दिशा में बीप करने लगता है, जिसके बाद सभी उसी दिशा में बढ़ते हैं। ये लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जो किसी चिता स्थल जैसा लग रहा था और लगता था जैसे यहाँ काला जादू किया जाता हो। टाइटस जैक को यहाँ कुछ भी छूने से मना करता है और वही लॉकेट जो बूढ़े ने टाइटस को दिया था, यहाँ की हड्डियों पर बनाए गए निशानों जैसा था। अब कार्ट ट्रक लेकर इन्हें लेने आता है और सभी लोग ट्रक पर चढ़कर अपने बेस की ओर लौटते हैं ताकि यहाँ फोरेंसिक टीम भेजी जा सके। रास्ते में उन्हें एक और खोपड़ी मिलती है, जिसका मतलब था कि तीसरा आदमी भी मर चुका था, जैसा कार्ल को शक था। कार्ल बहुत परेशान था क्योंकि किसी ने उसके साथियों को बेरहमी से मार दिया था। कार्ल मैग्डा से कहता है कि हमें इस कातिल को ढूंढना होगा, लेकिन मैग्डा मना कर देती है क्योंकि रात होने वाली थी। सभी को रात यहीं बितानी थी। आती है जो उसके साथ हुई थी कि वह यहाँ मजबूरी में आया था, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह हुई कि उसकी मुलाकात। इसके बाद वह रेत पर स्केट करता है, जिसे मिक्की देख रही थी। मिक्की जैक की मशीन उसे लाकर देती है क्योंकि वह काफी देर से बीप कर रही थी, जिसका मतलब था कि इस सुनसान रेगिस्तान में उनके आसपास कोई न कोई मौजूद था। लेकिन जैक और मिक्की अपने रिश्ते को लेकर ही व्यस्त थे। जब यहाँ उनसे बात करते करते काफी देर हो जाती है तो मिक्की ट्रक में जाकर सो जाती है, जबकि जैक बाहर रेत पर बैठा होता है। तभी उसकी मशीन तेज आवाज में बीप करने लगती है। जैक जब आसपास देखता है तो उसे वह जीव दिखाई देता है, जिस पर जैक चिल्लाता है और ट्रक के पास कार्ल को जगा देता है। कार्ल अपनी टॉर्च से इधर उधर देखता है
और उसे कुछ नहीं दिखता। वह जैक से कहता है कि शायद उसने कोई जानवर देखा होगा। मिक्की उसे बताती है कि हमारे साथियों की खोपड़ियां गायब हैं। कार्ल को लगता है कि यह काम जैक ने किया होगा, लेकिन जैक उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम भी जानते हो कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, और वैसे भी मैं उन हड्डियों का क्या करूंगा। इसके बाद टाइटस उसे कूलो के बारे में बताता है, जो एक रानी थी और वह अपनी प्रजाति की पहली और आखिरी जीव थी जो डायनासोर से भी पुरानी थी, और वह बाकी जो एक रानी थी और वह अपनी प्रजाति की पहली और आखिरी जीव थी जो डायनासोर से भी पुरानी थी, और वह बाकी चीजों का शिकार करती थी और सिर्फ हड्डियां छोड़ती थी। लेकिन ये सब कुछ कार्ल को बेकार लगता है। खैर, कुछ देर बाद जैक और गार्ड मशीन को फिर बीप करते सुनते हैं। कार्ल माडा को कहता है कि ट्रक को उसी दिशा में ले जाए, लेकिन माडा कहती है कि यह काम सुबह ही होगा। जैसे ही सुबह होती है, सब लोग उस चीज के पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक स्थान पर पहुंचकर वे सब उस जीव को हर तरफ ढूंढने लगते हैं। उन्हें वह जीव एक जगह दिख जाता है, अपनी बंदूक से उस पर गोली चलाता है, और जैसे ही गोली लगती है वह जीव राख की तरह बिखर जाता है। जब ये लोग वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसे देखकर कार्ल काफी हैरान रह जाता है। यहाँ उसे अपने साथियों की गायब हड्डियां मिलती हैं, जिन्हें गार्ड ट्रक में रख देता है। जब लोग वहां से निकलने का फैसला करते हैं और जैसे ही ट्रक शुरू होता है, ट्रक में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है, जिसे मैग्डा बुझा देती है। लेकिन गार्ड कहता है कि अब इस ट्रक को ठीक करने में मुझे महीनों लग जाएंगे। ये सभी लोग रास्ता भटक चुके थे, और जब ये मिक्की का रेडियो चेक करते हैं तो उन्हें कोई सिग्नल भी नहीं मिलता। सभी लोग यहीं रुकने का फैसला करते हैं। एक हवाई जहाज उनके पास से गुजरता है, लेकिन वह भी इन लोगों पर ध्यान नहीं देता। मैग्डा इन्हें समझाती है कि हमारे पास काफी पानी और खाना है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने ट्रक में काफी समय बिताया था। एक दिन गार्ड टाइटस को उसकी सुरक्षा के लिए जगाता है और खुद अपने स्लीपिंग बैग में सोने चला जाता है। तभी टाइटस को एहसास होता है कि यहाँ कोई मौजूद है और वह जीव गार्ड की ओर बढ़ रहा है। जब टाइटस उसे जगाने जाता है तो देखता है कि गार्ड के चेहरे का एक पक्ष पूरी तरह गायब हो चुका है। इसके बाद वह कार्ल और अपने बाकी साथियों को बुलाता है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वह जीव, जो छोटे छोटे काले कणों जैसा दिखता था, टाइटस पर भी हमला कर देता है। तभी गार्ड आता है और स्लीपिंग बैग पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जैक और मिक्की घायल टाइटस को ट्रक में ले जाते हैं। गोलियों का उस जीव पर कोई असर नहीं होता और वह उनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कार्ल पेट्रोल छिड़कता है और उसके करीब आने का इंतजार करता है। मैग्डा उसे आग लगाने से मना करती है क्योंकि गार्ड जल जाएगा, लेकिन गार्ड नहीं मानता। तभी जैक उसे बताता है कि वह जीव वापस जा रहा है। इसके बाद सब लोग टाइटस को देखने लगते हैं। वह जैक ट्रक के चारों ओर पेट्रोल डाल देता है और सभी को बचा लेता है क्योंकि वह जीव पेट्रोल के करीब नहीं आ रहा। कार्ल देखता है कि वह जीव एक भयावह रूप ले चुका है। यह देखकर कार्ल उस पर हमला करता है और वह जीव दूर हटने लगता है। यहाँ कार्ल और जैक में लड़ाई हो जाती है क्योंकि जैक कार्ल को गोली चलाने से रोक रहा था। मिक्की उन्हें रोकते हुए बताती है कि उन्हें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सभी लोग पैदल ही अपने बेस जाकर मदद लाने की योजना बनाते हैं। इस दौरान मैग्डा और टाइटस ट्रक में ही रहते हैं। अगले दिन सुबह मिमी, कार्ल और जैक रेगिस्तान की ओर चलते हैं। लंबे समय तक चलने के बाद उन्हें एक रेत तूफान अपनी तरफ आता दिखाई देता है, जिसमें ये सभी फंस जाते हैं। तूफान खत्म होने के बाद वे अपना सामान फिर चेक करते हैं, जिसमें जैक की मशीन टूटी हुई मिलती है और उन्होंने पेट्रोल वाला डिब्बा भी उठाया था, जिसमें ज्यादातर पेट्रोल रेत में गिर चुका था। अब इनके लिए देर हो रही थी और वे उसी जगह रुकने का फैसला करते हैं और अपने चारों ओर पेट्रोल डालकर उसके बीच में बैठ जाते हैं। तीनों यहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। तभी वह जीव मैग्डा की खोपड़ी के रूप में यहाँ आता है। उसने अपने चेहरे की जगह मैग्डा का चेहरा लगाया हुआ था। पेट्रोल की वजह से वह घेरे के अंदर नहीं आ पाता, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। अब आगे बढ़ने पर उन्हें अपने दोस्तों का वही ट्रक मिलता है जिसे वे उस अंडे तक लाए थे। इसलिए ये लोग पहले मदद के लिए कॉल करते हैं और फिर जैक के पीछे पीछे उस अंडे तक पहुंचते हैं। अंदर आकर जैक समझ जाता है कि यह जगह उसी रानी जीव की है और यह चींटियों की विकसित प्रजाति है। अब उसका साथी भी उसके पास पहुंच चुका था। वह ऊपर अपने दोस्तों की लाशें देखता है। यहाँ तीनों को समझ आता है कि टाइटस सही था। जॉन भी उनके पास पहुंचता है और उन्हें गन पॉइंट पर लेकर बाकी घटनाओं के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। वे जॉन को सारी सच्चाई बताते हैं, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है
कि इन्होंने ही अपने बाकी दोस्तों को हीरो के लिए मार दिया। इसलिए वह तीनों को हथकड़ी लगाकर अपने बेस की ओर ले जाता है। तीनों समझ चुके थे कि वह जीव कितना खतरनाक है, इसलिए उन्होंने अब उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बाद में उसे रोक पाना असंभव होता। ऐसे में कार्ल पीछे से जॉन पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। उसे पता था कि वह जीव जॉन को अपनी कॉलोनी में बदलना चाहता है, इसलिए वे लोग सीधे खान की ओर आते हैं। उनके पास एक विस्फोटक तरल था जिसे कार्ल ने अपने साथ रखा और फिर वे खान के अंदर चले गए। अंदर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जैक को एक पुराना जनरेटर दिखता है जो खान के भीतर रोशनी कर देता है। इसके बाद वे अंदर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वह जीव उनकी मौजूदगी से पूरी तरह वाकिफ था। कार्ल जीव को देखकर आगे बढ़ता है। मिक्की और जैक उसे रोकते हैं और धक्का मुक्की में एक प्लास गिर जाता है। जैक उस जीव का ध्यान भटकाता है और जैसे ही वह जीव जैक के पीछे आता है, जैक एक गड्ढे में गिर जाता है। अब मिक्की कार्ल को उठाकर गड्ढे के पास आती है। कार्ल उसका धन्यवाद करता है। तभी वह जीव कार्ल का पैर पकड़कर उसे भी गड्ढे में खींच लेता है। दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्ल अपना हाथ छोड़ देता है और तरल विस्फोटक को फोड़ देता है, जिससे वह जीव भी मर जाता है और कार्ल भी। जैक और मिमी किसी तरह विस्फोट से बचकर खान के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक रानी जैसे कोकून जैसा ढांचा दिखता है। तभी वह जीव वहां आता है और उन्हें चारों ओर से घेर लेता है। यहाँ जैक समझ जाता है कि यही कोकून सभी जीवों को नियंत्रित करता है, इसीलिए वह अपने दोस्तों को याद कर उस कोकून को भेद देता है और उसके नष्ट होते ही सभी जीव मर जाते हैं। इसी सस्पेंस के साथ फिल्म यहाँ समाप्त हो जाती है।